अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, हम हर चंद साल बाद मुल्क में नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से एक डिबेट देखते हैं। कभी जनूबी पंजाब की बात की जाती है, कभी हज़ारा, कभी बहावलपुर, लेकिन रीसेंट कंट्रोवर्सी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तजवीज़ के बाद देखी गई। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई मसला सिर्फ नए सूबे बनाए जाने का है या फिर असल सवाल ये है कि मुल्क के करंट सिस्टम को डिलीवर ही नहीं करने दिया जा रहा। अगर एक आम शहरी को सेहत, तालीम, इंसाफ, साफ़ पानी की बुनियादी सहूलियात मैसर ना हो तो क्या सिर्फ नक्शे पर नई लकीरें खींच देने से इसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सकती है? इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ पंजाब की आबादी कई ममालिक से ज़्यादा है, लेकिन दूसरी जानिब सवाल सिर्फ सूबों की तादाद का नहीं बल्कि हुकूमत की सलाहियत, इख्तियारात की तकसीम और इंतज़ामी ढांचे का भी है। दुनिया में बुनियादी मसाइल के हल के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर इन्हसार किया जाता है, जहाँ इंतज़ामी इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाता है। इसी पर हम बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क में नए सूबे वक्त की ज़रूरत हैं या असल हल एक मजबूत और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम में है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर बल्दियात इब्राहीम मुराद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दुरानी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो नए इंतज़ामी यूनिट्स की बहस है, इसको मोहसिन नकवी साहब ने फॉर्मली अब शुरू कर लिया है और ये पहली मरतबा हम नहीं सुन रहे, क्योंकि मुझे याद है मोइन कुरैशी साहब ने भी 90s में, अर्ली 90s में ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बगैर आप सर्विस डिलीवरी बेहतर नहीं कर सकते। फिर 98 में भी ये नारा लगाया गया नवाज शरीफ साहब के उस वक्त के दौर में। तो मल्टीपल निज़ाम पाकिस्तान ट्राई कर चुका है। बीडीज़ आप ले लें अयूब साहब की, या फिर गैर जमाती जो इंतखाबात थे ज़िया साहब के अंडर, उसके बाद में जो लोकल बॉडीज़ का फ्रेमवर्क था मुशर्रफ साहब के दौर में, वो भी हमने ट्राई कर लिया। 18वीं तरमीम भी ट्राई कर ली। अब ये वाला निज़ाम भी फ्लॉप हो चुका है। तो ये एक संजीदा ऑब्जेक्टिव एफर्ट है या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एक ही बात तो इब्राहिम करेंगे, ये तो नेक्स्ट जनरेशन के नुमाइंदे हैं और इन्हीं से हमारी उम्मीदें हैं। हम तो अपना पुराना जो तजर्बा है उसकी रोशनी में कुछ न कुछ मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। असल में ये जो निज़ाम का मामला है, निज़ाम तो जब से पाकिस्तान बना था एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए। अब तक जो है जमहूरी प्रोसेस को रोक के हमने मुल्क को चलाने की कोशिश की। तो 1947 से लेके 1972 तक जो है हमने पाकिस्तान के अंदर आइन बनने ही नहीं दिया, और जो बना भी कोई ऐसा आइन नहीं बना जो कि दोनों सूबों की नुमाइंदगी को, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को प्रॉपरली एड्रेस करता हो। उसके बाद 73 का आइन बना, जिस दिन बना अगले दिन उसको इमरजेंसी लगा के खत्म कर दिया गया। पहली 7 तरमीम अगर उठा के देख लें तो आपको पता लगेगा कि वो सारी की सारी उस आइन की बुनियाद की नफी थी। तो इसलिए पाकिस्तान में जो चीज मिसिंग है, एक तो आइन का इशू है कि आइन को हमने कभी आइन समझा ही नहीं। दूसरी बात यह भी है कि कोई भी ऐसा मुल्क जिसमें जमहूरियत हो और उसमें लोकल बॉडीज ना हो, इसका तस्वुर जो है वो तो गैर जमहूरी ममालिक में भी नहीं किया जा सकता। तो कुछ आके एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो है आप इस चीज की बुनियाद के ऊपर मुल्क को चलाने की कोशिश करें तो मुल्क का फेल होना, निजाम का फेल होना बहुत ऑब्वियस है। और पाकिस्तान पिछले 54 साल से जो है वो 2 खानदानों की, जिसे कहते हैं कि खुद साख्ता आमियत और खुद साख्ता जमहूरियत के ऊपर चल रहा है। और अब तो अगर आप देखें 2009 से ऑनवर्ड तो बिल्कुल ही जो है पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर के इलाकों को तकसीम कर दिया गया है, और उस तकसीम के साथ जो है वो मतलब पब्लिक कहीं नजर नहीं आती। और आप हैरान होंगे कि 2009 में जब 18th अमेंडमेंट हुई, उसमें जब जब सूबों का शेयर 57% किया गया, तो उसके बाद से आज तक कभी ये नहीं पूछा गया कि वो सूबों का शेयर सूबों की पब्लिक तक भी पहुंचा या कभी नहीं पहुंचा। ना किसी को पता है कि वो गया है, और उसके बारे में कोई भी डेटा इकट्ठा कर लें तो वो तो आपको पता चलेगा। तो इस लिहाज से मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो पूरा निजाम है, इसमें एक चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं
कोई इख्तियार अवाम तक न चला जाए और कोई वसाइल जो है वो अवाम तक न चले जाए। तो अवाम की गुर्बत, अफलास और एक्सप्लॉयटेशन पे मबनी ये निज़ाम जो है, इसमें फेल होने के अलावा और क्या होना है। बिल्कुल और जो बिल्कुल। माजी बात हुई है, किसी तजर्बे में भी इस फैक्टर को तो एड्रेस नहीं किया गया कि ठीक। पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट और रिसोर्सेज का पब्लिक नहीं तक दुरानी साहब, ट्रांसफर। लेकिन ये तजुर्बा जिसकी अब बात की जा रही है, इससे कुछ ग्रीवेंस हल नहीं हो सकते? क्योंकि कहा जाता है कि जैसे पंजाब इज़ दी एलिफेंट इन द रूम, बहुत बड़ा सूबा है, दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा अगर इसको सिंगुलैरिटी में भी आप देखें। तो इस एफर्ट की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें आपको कितनी रिफॉर्म इंटेंशन दिखाई देती है? देखिए, मैं तो खुद इस चीज का कायल भी था। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पहले तो सूबों की बात करना पाकिस्तान में ऐसे तस्वुर होता था कि मुल्क तोड़ने की बात हो रही। तो मैंने 2008 में बहावलपुर प्रोविंस की रेस्टोरेशन और जनूबी पंजाब प्रोविंस का कयाम और उसके बाद हजारा सूबे के कयाम के ऊपर हमने मिलजुल के काम किया और पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम किया। उसका नतीजा आप देख लें, ये निकला कि दोनों सूबों के बारे में यूनानिमस रेजोल्यूशन पंजाब असेंबली ने पास किया कि जी ये बनने, एक रेस्टोर होना चाहिए, एक बनना चाहिए। यही चीज हजारा की भी हुई। लेकिन फिर यही पार्टियां जब इलेक्शन के बाद मरकज में आई तो इन्होंने इस प्रोसेस को रोक दिया। सही। तो मैं ये कहता हूं कि ये एक डिजायर्ड चीज है कि प्रोसेस, ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए नए सूबों का बनना जो है वो एक वक्त की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ठीक। उसको आप आएंगे तो वाकई बेहतरी आएगी। और पूरी दुनिया में सही। आई है, इंडिया में हर जगह पे आई बिल्कुल। है, इसी यहाँ भी। को डीजी आईएसपीआर ने जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली होता है तो इसको वेलकम करना चाहिए। इब्राहिम साहब, ये आप लोकल बॉडीज़ को भी देख चुके हैं करीब से, इसके अलावा नकवी साहब की स्टेटमेंट की बात हो रही है, उनसे भी करीबी तौर पे आप वाकिफ़ हैं। ये रैशनल या रीजनिंग की अगर बात की जाए कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रैशनल या रीजनिंग है? क्योंकि वो जो 32 यूनिट्स का एक फार्मूला है, कोई कहता है 15-16 यूनिट्स का एक फार्मूला होना चाहिए, तो एक कंसर्न है कि वो लसानी बुनियादों पे कोई इशू जनरेट हो जाएगा, नया कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर जाएगा। पहले तो ये बताइए कि किस बुनियादों पे ये सब करना चाहिए हमें, या वक्त की ज़रूरत है, या फिर ये सियासी एतबार से किया जा रहा है? Thank you, Muzammil, for having me on the show, and it is great to join the show with दुरानी साहब। मुजम्मिल, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर आज जो हालात हैं, अगर आप तालीम के शोबे से शुरू करें कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल से बाहर हैं। बांग्लादेश और इंडिया में ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मसला एग्जिस्ट करता था 20 साल पहले। आज उधर यूनिवर्सल एजुकेशन है। अगर आप आला तालीम के मैदान में देखें कि पाकिस्तान के सिर्फ 10% नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बांग्लादेश में 20% नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इंडिया के अंदर 30% नौजवान यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। अगर आज हम देखें कि साउथ पंजाब जो है उसके क्या हालात हैं, कि क्या आज एक ही जगह से इंसान और जानवर पानी नहीं पी रहे? क्या लाहौर के अंदर और डीजी खान के अंदर डेवलपमेंट की कोई आपको सिमिलरिटी नजर आती है? क्या आपको सखर, लाड़काना और कराची के अंदर कोई फर्क नजर आता है? क्या आपको पेशावर और डीआई खान के अंदर कोई डिफरेंस नजर आता है? इसका जो बेसिक मसला है गवर्नेंस का और जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का है, वो है ही ये कि आपने इख्तियारात को और वसाइल को निचले सतह पे डिवॉल्व नहीं किया। अब डेनमार्क के अंदर 70% जो एक्सपेंडिचर है वो आपका लोअर टीयर ऑफ गवर्नमेंट करता है। जर्मनी में 40% जो एक्सपेंडिचर है वो आपका लोअर टीयर ऑफ गवर्नमेंट करता है। नाइजीरिया के अंदर ये 30 से 40% की है शरह। पाकिस्तान में सिर्फ 5% जो एक्सपेंडिचर है वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपकी लोएस्ट टीयर कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि एक तो रिजेंटमेंट है काफी इलाकों की, उधर वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। पूरी दुनिया ने जिस तरह आबादी बढ़ी, उन्होंने सूबे बनाए। आप देखें कि ईरान के अंदर तकरीबन मेरे पास ये स्टैट्स हैं कि 31 सूबे हैं। आप देखें कि तुर्की के अंदर 81 सूबे हैं 8.5 करोड़ अवाम पे। आप अमेरिका को देखें कि वो 33 करोड़ के ऊपर 50 स्टेट्स के थ्रू रूल कर रहे हैं। अब हमारा ये इशू है कि हमारे सूबे बड़े हो गए, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन हमने पावर को और फंड्स को निचले सतह पे डिवॉल्व नहीं किया। और इसकी वजह से जो पाकिस्तान में तरक्की करनी थी, जो हमारे लोगों को डेवलपमेंट मिलनी थी, जो उनको सेहत मिलनी थी, जो उनको तालीम मिलनी थी, वो उनको बदकिस्मती से नहीं मिल सकी। तो ये जो एक इशू है पाकिस्तान की ग्रोथ का, डेवलपमेंट का,
और लोगों को उनका हक पहुंचने का, ये नीड क्रिएट करता है कि आप आज के दिन नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर्म करें। बिल्कुल इब्राहिम, हमने आपने जो डाटा कोड किया वो अनडिनाइबल है, लेकिन इसके ऊपर एक तनकीद ये होती है कि फिर इतना बड़ा जो ब्यूरोक्रेटिक बैगेज आएगा, नए चीफ मिनिस्टर्स आएंगे, नए चीफ सेक्रेटरीज आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स की एक फ़ौज भर्ती हो जाएगी पूरी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसका क्या सोल्यूशन फिर आप प्रपोज करेंगे? मुजम्मिल साहब, मुझे ये बताएं कि अगर 24 करोड़ अवाम को आज के दिन में उनके हकूक ना मिले तो इसकी क्या कॉस्ट है। हमने किया ये कि हमने एनएफसी को रीमॉडल किया है और हमने देखा है कि आज के दिन अगर आप सही फंड सही जगह पे पहुंचाएं तो उस इलाके को एस्टिमेटेड क्या रेवेन्यू आएगा। कराची शहर का आज का बजट 60 अरब रुपए है। अगर आप उसको डिवीजन बना के इंडिपेंडेंट एनएफसी के थ्रू फंडिंग दें तो उसको 1250 अरब रुपए मिलेंगे। 1250 अरब रुपए। अच्छा। मैं समझता हूं कि अगर कराची को आप उसका हक दे दें तो कराची सिंगापुर, हांगकांग, दुबई को पीछे छोड़ देगा। अब इशू क्या है, आप क्यों नहीं सूबे बनाने देंगे? उसकी वजह यह कि सिंध की आबादी है 4.5 करोड़, कराची की आबादी है 2 करोड़। आपको फंड मिलता है पूरे सूबे का, लगा देते हैं उसको इंटीरियर सिंध में। आपको फंड मिलता है 12 करोड़ अवाम का पंजाब में, आप उसको लगा देते हैं 100 अरब 125 अरब रुपए के अस्पताल में लाहौर में। तो बात यह है कि देखें, ये जब तक आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप इसकी आवाम का नहीं सोचेंगे, आप इस मुल्क के गरीब का नहीं सोचेंगे, आप अगर आज डेवोल्यूशन करें तो बहावलपुर को 800 अरब रुपए मिलते हैं। अच्छा। आप डेवोल्यूशन करेंगे, डीजी खान को 700 अरब रुपए मिलेंगे। इन इलाकों के लोगों की तकदीर बदल जाएगी। सही। तो इसमें मैं समझता हूं कि आज के दिन अगर जो सबसे बड़ा काम करने वाला है दैट इज डेवोल्यूशन एंड फॉर्मिंग न्यू। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है वो नए यूनिट्स के बगैर पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन दुरानी साहब, ये जो इब्राहिम भी बात कर रहे हैं ये ऑन पेपर तो लॉजिकल नज़र आ रही है, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड है, आपको लगता है वो बढ़ेगी? नून लीग की तरफ से जो रिजर्वेशन शो की जा रही हैं, कहा यह जाता है, PMLN ये फील करती है, इनसिक्योर फील करती है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बने तो पंजाब में हमारी जितनी प्रेजेंस है वो मज़ीद डिवाइड हो जाएगी। फिर पीपल्स पार्टी का इशू भी आपके सामने है कि कराची को फेडरल टेरिटरी बनाने की जब बात होती है तो पीपल्स पार्टी ये फील करती है कि दे आर बीइंग रॉब्ड, क्योंकि जिस शहर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है अगर वही उनके हाथ से निकल गया तो फिर वो किस तरह ऑपरेट करेंगे। इन मसाइल का भी कोई हल हो सकता है? देखें मुजम्मिल, जो अब इब्राहिम ने जितना डेटा बताया, बस इसमें से कोई चीज डिनाई की जा सकती। मतलब यह है कि इस मुल्क में इस डेटे के साथ ये चीज श्योर हो जाती है कि हमारी प्रायोरिटी पब्लिक नहीं है। हमारी प्रायोरिटी वो हुक्मरान हैं जिन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया हुआ है, किसी जमहूरी प्रोसेस के जरिए भी नहीं किया हुआ, बल्कि मरूसी और खानदानी आमरीतों के जरिए उन्होंने मुल्क के ऊपर अपनी आत्मीयत कायम की हुई है। अब जो आपका सवाल है उसकी तरफ अगर मैं आऊं तो बात यह है कि आप अगर ये सोचते हैं कि ये हम करेंगे तो ये आपके मुकाबले में खड़े हो जाएंगे, तो ये तो एक दिन तो होना है। असल में अब आप मतलब 78 साल से जिन अवाम का खून चूसने की आदत पड़ चुकी है सियासत, ये एलीट को, सियासतदानों को नहीं, सियासतदान तो बड़े मेहनत करते हैं, एलीट जो एलीट कैप्चर है उससे ब्यूरोक्रेट्स को फ्यू और सर्टन और सम, इसी तरह बाकी जो मुल्क के निजाम को रन करने वाली फोर्सेस हैं वो सारी जो है उनकी प्रायोरिटी में पब्लिक कहीं नहीं। अब यह है कि आइन, अब मैंने एक एक्टिविटी शुरू की जब भावलपुर में और पब्लिक की अवेयरनेस हुई तो आप 3 साल के अंदर आप देखें कि वहां के जो पूरे के पूरे अवाम थे वो खड़े हो गए और इन तमाम सियासतदानों को उनके आगे झुकना पड़ा और इन्होंने कहा, यूनानिमसली रेजोल्यूशन करके यूनानिमसली उसको डक कर दिया कौमी असेंबली के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये प्रोसेस आसान तरीका तो एक तो ये है कि आप जिन जगहों पे प्रोविंशियल असेंबली के रेजोल्यूशन हुए हैं वहां से आप शुरू करें और उनको बना दें, ये कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। और मैं आपको सर्टेनली बता रहा हूं कि उन इलाकों में अगर ये जाके इसके खिलाफ बात करेंगे तो लोग इनकी बात तो क्या सुनना, इनके लिए खड़े होने की कोई जगह नहीं। वैसे तो अभी भी लेकिन 2/3 अक्सरियत से भी तो आपको चाहिए ना, अगर आपने प्रोविंशियल लिमिट्स को एक्सपैंड करना है एज पर 1973 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर फिर राजी हो जाएंगे पीपल्स पार्टी, नून लीग? तो उस पर तो वो पहले राजी हो चुके हुए हैं सूबे की हद तक। सूबे में तो यूनानिमसली 2/3 नहीं था,
100% लोगों ने इस चीज को अप्रूव किया हुआ है 9 मई 2012 की। वो अप्रूवल आज भी पड़ी हुई है और 18th अमेंडमेंट के बाद तो वो टेक्निकली बाइंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर के सूबे की इस रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करे। इन्होंने नहीं इंप्लीमेंट किया हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर ये फिर भी कहेंगे कि हम यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे मरकज के जरिए, तो आप देखें कि इनका हाल क्या होगा। ये तो इन इलाकों में घुस नहीं सकेंगे। हजारा, मुल्तान और बहावलपुर, ये इन इलाकों में घुस नहीं सकेंगे। यहां से एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, पूरे के पूरे प्रोसेस को जंप स्टार्ट मिलता है कि यहां से ले लें और आप इसके ऊपर फौरी तौर पे आगे बढ़ जाएं। और फिर अगर आप एक पॉलिटिकल अवेयरनेस के जरिए और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए इसको आगे बढ़ाएंगे, तो मैं सर्टेनली कह सकता हूं कि कोई भी इसको रोकने वाला नहीं होगा। आप यहां से ले लें, शिकारपुर चले ना, शिकारपुर तो वैसे ही प्रोविंस था, वहां जाके बात करके देखें, फिर देखें क्या होता है। बैन ही, और जैसे इंडिया में हुआ कि आपने देखा कि 9 साल के बाद 5 प्रोविंसेस बन गए, उसके बाद फिर रुका नहीं, मुसलसल बनते गए, और जब सूबे बनना शुरू हो जाते हैं तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो भी आने जाते हैं। उसके सारे इंडिकेटर्स इब्राहिम के पास तो सारे मौजूद होंगे, कभी इससे पूछे, ये सारे आपको बता कि किस किस शोबे में कितनी इंप्रूवमेंट आई आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू। बिल्कुल, जो इंडियन पंजाब की डिवीजन भी नेहरू साहब के अंडर हो गई थी राइट आफ्टर इट, उसका भी रिजल्ट हमारे सामने है हिंदुस्तान में। इब्राहिम, अगर एक और आर्ग्यूमेंट जो कंटेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है इस आइडिया को, वो ये है कि लोकल बॉडीज़ का आपने आइन में लिखवा तो दिया कि इसके बगैर जमहूरियत की रूह नहीं है और इलेजिटिमेट डेमोक्रेसी होगी, लेकिन जब उसे आपने बहाल ही नहीं किया तो फिर आप क्या आप एक्यूज़ करेंगे इस निज़ाम को कि इसने काम नहीं किया? एहसन इकबाल साहब ने भी जब रिस्पॉन्ड किया ना नकवी साहब को, तो उन्होंने ये कहा कि मैं नकवी साहब को ये कहूँगा कि फुल पोटेंशियल पे पहले पिछला निज़ाम चलेगा, तब आप उसको जज कर सकते हैं। तो बात तो यही है कि अगर आप लोकल बॉडीज़ आज तक रिज्यूम नहीं कर सके, इवन मुशर्रफ साहब के अंडर, अयूब साहब के अंडर हो गई, डेमोक्रेसी में नहीं होती, जिस तरह आप कह रहे हैं कि MNA का फ़ंड जो है वो कम हो जाता है इसलिए, तो अगर वही कर लेते तो शायद इस निज़ाम का फेलियर ना होता। डू यू अग्री, या फिर ये वैसे ही फ्लॉड था और यूनिट्स नए बनेंगे तभी ये मसला हल होगा? मुजम्मिल, देखें, आइन के अंदर एक लोकल बॉडीज के मुतालिक क्लॉजेस है और दूसरा जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू प्रोविंस। दोनों जो है उसके अंदर एक तो ये कि लोकल गवर्नमेंट की जितनी भी समझे इंट्रिकेसीज थी, जो उसके रूल्स थे, जो उसकी फॉर्मेशन थी, जो उसके इख्तियारात थे, वो सब सूबे पे छोड़ दिए गए। आज हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर तकरीबन 800 अरब रुपए से 1000 अरब रुपए बलदियाती इदारों को नहीं दिए गए। ये पंजाब की मैं आपको बात बता रहा हूँ, कितने ऑब्वियसली सालों से VC के दे रहे हैं, नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। नंबर 2, जो प्रोविंस है उसके अंदर भी हमने ये किया कि 239(4) जो आइन की शिक थी, उसमें हमने कहा कि जब तक सूबा 2/3 अक्सरियत से इसको अप्रूव नहीं करेगा, तब तक एक नया सूबा उसमें से कार्व आउट नहीं हो सकता। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो उनकी लोकसभा है वो जब बिल पास करती है तो वो भेजती है सूबे को फॉर डिस्कशन। 30 दिन सूबा उसको डिस्कस करता है और उसकी राय उसके फॉर हो या अगेंस्ट हो ये मैटर नहीं करता, और प्रेसिडेंट उस बिल को असेंट दे देता है। तो हमने ये किया है कि हमने बाय डिजाइन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इख्तियारात को ना डिवॉल्व करने का एक प्लान रखा है, और ऑब्वियसली जो आइन है उसके मुताबिक ही हमने चलना है। तो इसीलिए आज जरूरत हम फील करते हैं, और मैं आपको यूथ ऑफ पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बात करना चाहता हूं कि हमने एक सर्वे करवाया है और 75% नौजवान जो हैं वो चाहते हैं कि पावर्स डिवॉल्व हो और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने। साहब, आप देखें कि नेपाल में क्या हुआ है, आप देखें बांग्लादेश में क्या हुआ है, आप देखें कि बाकी मुल्कों में क्या हुआ है, इंडिया के अंदर आप देखें पिछले महीने क्या हुआ है। पाकिस्तान की जो यूथ है दे आर एट अ कस्ट कि उनको आप एक उस लिमिट तक ले गए हैं कि उनको उनके इख्तियारात नहीं मिल रहे। ये तो आप वही बात कर रहे हैं। वो नकवी साहब ने कहा कि अगर ये इकट्ठे हो गए तो निजाम को उल्टा देंगे। तो इसमें ये 200% सही बात है। आज आप देखें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किधर जा रही है। आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? इकोनॉमी का। OECD, आप पढ़े लिखे आदमी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो ये कहती है कि सब नेशनल यूनिट जो है वो 10 मिलियन का होना चाहिए। तो मेरे मुल्क में ये 120 मिलियन का क्यों है?
और अगर 120 मिलियन का है तो ये क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना ये है कि ये जिस डाटा पर आप भी बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन का एक बूम है पाकिस्तान के अंदर, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए वो ये पार्टीज़ बना पाती हैं या नहीं बना पाती, दैट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब और इब्राहिम मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जहां खासी डेवलपमेंट नज़र आ रही है, अपोजिशन हुकूमत पर सियासी मुज़ाकरात में गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगा रही है, और इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद का फुकदान मज़ीद गहरा होता दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से सेनेट में अपोजिशन लीडर इलामा राजा नासिर अब्बास ने यह कहा कि अपोजिशन बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है, मगर हुकूमत सियासी डायलॉग में संजीदा दिखाई नहीं देती। दूसरी जानिब JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने न सिर्फ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, बल्कि नए सूबों के मामले को भी कौमी इत्तफाक राय से जोड़ते हुए ये कहा कि ऐसे फैसले मुल्की हालात और आइनी तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर होने चाहिए। इसके अलावा जो एक अहम बात उन्होंने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के हवाले से की, वो ये है कि अचकज़ई साहब जॉइंट अपोजिशन का इजलास बुलाएं, मुल्की हालात पर गौर करें। अगर वो इजलास नहीं बुलाते तो हम मुल्की सतह पर इजलास बुलाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मौजूदा सियासी निज़ाम को अवामी एतमाद से महरूम करार देते हुए सिस्टम रीसेट की बात कर दी है, और हुकूमत के इखलाकी जवाब पर भी सवालात खड़े किए। सवाल ये है कि जॉइंट अपोजिशन का इजलास कौन बुलाता है और ये कब मुमकिन होगा, और क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकेगी, या मौजूदा सियासी बहरान किसी नए सियासी फार्मूले की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमाद हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इसार राना साहब मौजूद हैं। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमाद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो सीज़ फायर हुआ है रिसेंटली, अभी वो जाती उमरा की मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यही तलकीन की पार्टी को कि इस मौके पर ये हॉस्टिलिटी जो है ये हमारे किसी फ़ायदे के नहीं है, जो कि वैसे तो शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ हुआ करता है। क्या लगता है आपको कि ये निज़ाम से जो एक रिजर्वेशन दिखाई नकवी साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये सूरत हाल है इस सिस्टम की, ये वर्केबल नहीं है। DG ISPR ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट की बात की, तो तहरीक इंसाफ भी उसी को एंडोर्स कर रही है। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि रीसेट जो है वो नागुज़ीर हो चुका है, नए सूबे बनने के हवाले से भी PTI को कोई मसला नहीं है। तो हम यही समझें कि फिर हर तरफ से कॉर्नर होती जा रही है हुकूमत। जो मोहसिन नकवी ने जो बात की तो सब जानते हैं कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, तो उस पे रद्द-ए-अमल शहबाज शरीफ साहब ने नहीं देना था। शहबाज शरीफ साहब ने देना था, लेकिन वही रद्द-ए-अमल देना था जो मियां नवाज शरीफ उनको समझाएंगे, क्योंकि पार्टी के लीडर नवाज शरीफ है और ऐसे मामलात पर पार्टी लीडर ही रद्द-ए-अमल देता है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब है तो ठीक है, उन्होंने भी देना था, लेकिन चले कुछ और लोगों ने दिया, और वो सारे वही लोग थे जो मियां नवाज शरीफ के बहुत काबिल एतमाद है। ख्वाजा आसिफ हो, राना सनाउल्लाह साहब हो, कोई भी हो। रही बात निज़ाम की, हम मुजम्मिल साहब कई दिनों से इस पर बात कर रहे हैं मीडिया में कि मोहसिन नकवी साहब ने नए निज़ाम की बात, और क्यों की, क्या ये उनका मैंडेट है, क्या वो हुकूमत को कमजोर कर रहे हैं, क्या वो कोई पैगाम दे रहे हैं। लेकिन इस पे हमने बात नहीं की कि नया निज़ाम होगा क्या, उसके खदोखान क्या होंगे, उसका आर्किटेक्चरल शेप क्या होगा, ये तो किसी ने नहीं पूछा। न मोहसिन नकवी साहब ने ये बताया है कि नया निज़ाम क्या होगा। नए निज़ाम आए थे ना, 1 यूनिट आया था और उसने बांग्लादेश की बुनियाद रख दी थी। 62 में अयूब खान बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लेकर आए थे, एबडोस में से निकला था, सारे सियासतदानों को घर भेज दिया था। वो दिन और आज का दिन सियासत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक गैप है। फिर जनरल ज़िया इस्लामी निज़ाम लेकर आए थे, उस इस्लामी निज़ाम में से उसका 1984 में एक जाली रेफरेंडम निकला सदारत के लिए, और उसमें से अफगान जहाद निकला जो अभी तक हम भुगत रहे हैं। फिर मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने नए निज़ाम की बात की, और उस निज़ाम में से ये जो मौजूदा मुसीबत हमारे गले पड़ी हुई है दहशतगर्दी की, यही निकला। तो क्या निज़ाम ने कौम को, रियासत को, पार्लिमान को, जमहूरियत और आईन को कोई फायदा दिया है? भाई आप बिल्कुल निज़ाम नया लेकर आए। पूरी दुनिया में रिफॉर्म्स होते हैं, नए निज़ाम आते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, इस्लाहात होती है,
पार्लियामेंट बैठकर उस पर मुशावरत करती है, अवाम से पूछा जाता है, तमाम सियासी जमातें मिलकर उस पर मुशावरत करती है, लेकिन निज़ाम के खतोखाल तो वाज़ेह हो कि निज़ाम होगा क्या निज़ाम किसी फर्द के लिए या मखसूस अफराद के लिए होगा, या निज़ाम नए पाकिस्तान और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए होगा, और क्या उस निज़ाम में आईन और कानून की बालादस्ती की बात होगी। अगर आईन और कानून को बालादस्त नहीं बनाया गया तो फिर निज़ाम की मानी क्या है, फिर तो वही है जो हम गुज़श्ता 70-80 साल से बिल्कुल आपका मतलब ये है कि नए निज़ाम की बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसके खदोखाल वाज़ेह होने चाहिए। इस्लाहात होनी चाहिए। एक सेकंड मुज़म्मिल साहब, देखिए इस्लाहात होनी चाहिए, यानी 1951 में पंजाब 2 करोड़ था, आज पंजाब 12.5 करोड़ है, और उसी तरह एक सूबा है, इसी तरह पुख्तूनख्वा जो था वो 40-50 लाख था, आज वो 4.5 करोड़ है। इसी तरह एक सूबा नए निज़ाम मुतकाजी है हालात कि वो नए निज़ाम आने चाहिए, वेटेटिंग यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन वो खदोखाल तो वाज़ेह हो कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये काम करना चाहिए। इसार साहब, आप क्या समझते हैं कि वैसे तो एक नॉर्म रहा है कि जब 3 साल मुकम्मल होने को होते हैं ना किसी हुकूमत के, तो हिलजुल शुरू हो जाती है, जिस तरह PDM की तहरीक चली थी खान साहब के अगेंस्ट। अभी इलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने यह कहा कि अगर मुज़ाकरात की हुकूमत बात करती है, मैं बैरून मुल्क से आज ही वापस आने को तैयार हूँ। अचकज़ई साहब को इजलास बुलाने का कह दिया मौलाना साहब ने जॉइंट अपोजिशन का, और ये भी कहा कि अगर वो नहीं बुलाते तो मैं फिर पूरे मुल्क में मीटिंग्स करूँगा और अपोजिशन को यकजा करने की बात होगी। तो क्या लगता है कि ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है हो गया आगाज़, इसका पहला कदम रख दिया अपोजिशन ने? मैंने माजी में देखा है कि नवाज शरीफ साहब ने एक आर्मी चीफ को बुला के इस्तीफा ले लिया था सिर्फ इस एक बयान के ऊपर कि आपने ये बयान दिया है और पॉलिसी से हटके बयान दिया, लिहाजा आप इस्तीफा दें, और उनसे इस्तीफा ले लिया। जहांगीर करामत की बात, लेकिन जी ठीक, लेकिन इस बार ये इतने कमजोर फुटिंग के ऊपर है कि एक मिनिस्टर ने इनके मुंह पे ये कह दिया कि ये निज़ाम ही फेल हो गया, जिसके वो वजीर आजम है उनका भाई छोटे। फिर उसने ये कहा कि आज कर्जों की दलदल में हम धसे में हैं, और तो इसके जिम्मेदार कौन है। उसने तो एक चार्जशीट जो है पूरी, वो क्या कहते हैं, इस हुकूमत के खिलाफ मोहसिन नकवी साहब ने दी। फिर उसको अगले दिन इंडोर्स किया DGI SPR साहब ने। उन्होंने कहा कि ये निज़ाम जिसमें गुड गवर्नेंस ना हो, वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है दिफा करना, और फिर उन्होंने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। और इस सारे के ऊपर जिस तरह कान लपेट के मुस्लिम लीग नून एक साइड पे छुप के बैठ गई है, उससे एक बात आप समझें, क्योंकि इनके पैर जमीन पे नहीं है। आज नवाज शरीफ साहब को इसके ऊपर बात करें, दोनों हल्के खुल जाए तो नवाज शरीफ साहब की हकीकत खुल जाएगी। उन्हें भी पता है इस बात का, उन्हें ये भी पता है कि मैच शराफत जीता हुआ है मरियम साहिबा से, अगर वो हल्के खुल गए तो हमारी तो बिल्कुल हमारी सियासत ही खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। तो वो कैसे बोल सकते हैं, या वो कैसे कोई इस पर रिएक्ट कर सकते हैं? उनके मिनिस्टर जो उनके बहुत करीब हैं क्या कह रहे हैं? एक मिनिस्टर कह रहा है कि जी वो उनकी मेहरबानी है, वो वजीर दाखिला बन गए, वो अगर कुछ और बनना चाहते तो हम कैसे उन्हें रोक सकते थे। राना सनाउल्लाह ने कहा। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनाब अली वो वजीर आजम को जवाब दे नहीं है। तो नून लीग की तो असल शक्ल खुल के सामने आ गई कि उनकी इतनी ही हैसियत और औकात है कि वो एक वजीर उनके मुंह पे खड़ा होकर जो मर्जी। इसार साहब, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अगर नए सूबों की बात होती है फिर फॉर्मली, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि नकवी साहब के सामने नहीं खड़े हो सके काबीना के वजीर, तो PTI की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि PTI तो काफ़ी लंबे अरसे से नए सूबों के क़याम को सपोर्ट करती आई है। बैरिस्टर गौर साहब ने भी एंडोर्स किया इस बयान को कि रीसेट होना चाहिए, तो वो फिर कहाँ खड़े होंगे? अच्छा मुज़म्मिल, देखिए एक बात को समझे, पिछले 4.5 साल से एक जमात है जिसको हर तरफ से रगड़ा लगा है। मुकदमे उन पे बने, कारकुन उनके गिरफ्तार हुए, 9 मई पे उन्हें सजाएं हो गई, उनकी मेन लीडरशिप जेल के अंदर है, उनके लिए इतनी सी सुनवाई नहीं। तो उनको तो वैसे ही ये सूट करता है कि अगर ताकतवरों का ध्यान किसी और तरफ चला जाता है और उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स सांस मिल जाता तो उनको क्या है, उनके पल्ले क्या है जो उनको खोने का डर होगा इस सारी तब्दीली से। हाँ, अगर कौमी हुकूमत बनती है तो डेफिनेटली जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें भी इस बात का इदराक है कि ये लोग वो डिलीवर नहीं कर सके जो इनसे तवक्को बांधी गई थी।
और सियासी इस्तेकाम भी नहीं ला सके, तो जो सियासी इस्तेकाम ला सकता है डेफिनेटली वो उनको भी लूप में लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के लिए कोटियाला के दरवाजे खुल जाएंगे और वो जनाब बाहर आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली ये मेरा सियासी सहाफती तजिया है। मेरी कई छठी हिस्स ये कहती है कि इस सारे में पीटीआई को लूप में लिया गया है, एतमाद में लिया गया। अच्छा। और आखिरी एक जुमला सुन लेगा, हमाद साहब ने अभी कहा कि जी 1 यूनिट बना और पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान 1 यूनिट से नहीं टूटा, पाकिस्तान मैंडेट को ना मानने से टूटा। अच्छा। पाकिस्तान तब टूटा जब हमने बंगालियों का मैंडेट मानने से इनकार कर दिया, और हम वही खड़े आज भी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या टूटा है क्या नहीं टूटा, हम आज भी मैंडेट को नहीं मानते। 8 फरवरी ले लें, आपको कश्मीर ले लें, कश्मीर के इंतखाबात में जिस तरह का पंजाब में वो दिखाया गया कि आप सोच नहीं सकते, इस तरह तो कभी किसी जगह पे भी नहीं हुआ जिस तरह ये पिछले चंद दिनों में पंजाब में सीटें ली गई हैं ना। सही। तो अगर ये 12 सीटें मुहाजिरीन की हैं, बस एक मिनट मुजम्मिल जी और करेंगे, अगर ये 12 सीटें मुहाजिरीन की हैं तो मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर अपने पुलिस के जरिए और अपने उसके जरिए क्यों दबाव डाल के सारी सीटें? बिल्कुल, इसीलिए पीपल्स पार्टी भी एक्यूज कर रही है उनको कि इंतखाबी धांधली की गई है। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमाद साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो चलें ये नए निज़ाम की डिस्कशन तो हमने कर ली, लेकिन मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो इस वक्त अपोजिशन प्लस लग रहे हैं हमें, क्योंकि अचकज़ई साहब को भी वो कह रहे हैं कि आप जो हैं वो तहरीक का आगाज़ करें या फिर कम से कम गुफ्तगू शुरू होनी चाहिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़। ये निज़ाम खोखला है, यहाँ पर कोई जमहूरियत पिनप नहीं रही, पार्लियामान कमज़ोर हो गई है। आपको लगता है कि PMLN का जो लेवरेज था मौलाना साहब के ऊपर वो लूज़ हो चुका है? देखिए, इस मुल्क में अपोजिशन के इत्तेहादों की तारीख अच्छी रही है, बावजूद इसके कि हम एक कमजोर जमहूरियत रहे। हमने 40 साल मार्शल का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद आप देखें 60s में PDM बनता है, फिर कौमी इत्तेहाद वजूद में आती है, फिर MRD, फिर ARD, तो एक तवील तारीख है। और इस तारीख के पुश्तबान जो थे, इस तारीख के सबसे बड़े किरदार नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम थे, और उनको आता था, ये हुनर उनको आता था। उनके जाने के बाद एक खला और एक वैक्यूम को हम महसूस कर रहे हैं। बल्कि मैंने एक जगह पे लिखा भी था कि मौलाना फजलुर रहमान नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जगह को फिल क्यों नहीं करते। अब मौलाना का इम्तिहान 2 हवालों से, एक तो ये कि क्या वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसा किरदार अदा कर सकेंगे, सबको एक पेज पे ले आएंगे। यानी नवाबजादा ने MRD में वली खान को उस बेनजीर भुट्टो के साथ बिठा दिया था जिस वली खान पे जुल्फिकार अली भुट्टो ने हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया था और तमाम साथियों समेत अंदर कर दिया था। तो ये उनका हुनर था। अब एक तो मौलाना के अंदर एक दानाई मौजूद है और वो ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मौजूदा फजा है, जो सियासी फजा है, वो इतनी परागंदा है और इतनी डिस्टर्बेंस है उसके अंदर, इतनी कंफ्यूजन है कि उसको समेटना, तमाम अपोजिशन को समेटना भी बहुत मुश्किल होगा। और इस में बड़ा किरदार PTI का है। PTI ने वो सियासत नहीं की जो पाकिस्तानी सियासत का मिजाज था, जो उसका नेचर था। यानी इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे का एहतराम भी किया जाता था। यानी PDM 60s में मौलाना मौदूदी और वली खान एक साथ बैठ गए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का बेटा वली खान का कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जना के साथ बैठ गया था। और ये फिर बाद में भी इस तरह होता रहा। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी इकट्ठे बैठे, लेकिन PTI ने इतने फासले बढ़ा दिए कि वो एक मकबूल जमात तो यकीनन है, एक अवामी ताकत उसके पास मौजूद है, लेकिन वो अवामी ताकत अगर अपोजिशन के अंदर ना आए तो फिर अपोजिशन बनेगी कैसे? बिल्कुल, उसको अपोजिशन की फॉर्म में PTI को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आप कह रहे हैं। इसार साहब, मेरे पास 30 सेकंड है। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो बयानबाजी है नून लीग के खिलाफ, क्या ये भी इस जो वफाक में एक अलायंस का एक ढांचा बना हुआ है उससे विड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद तक की बातें, बिलावल साहब ने कह दिया कि उल्टी गिनतियां शुरू हो गई हैं आपकी। तो आपको लगता है कि वो सीरियस हैं इस अमल में कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर नून लीग को बिल्कुल अबैंडन कर देंगे? जब मुझे बड़ा एक तकलीफ जैसी एक बात है जो मैं कहने लगा
कि पीपल्स पार्टी हो या MQM हो या कुछ और हो, जब ये इस तरह की उड़ान भरती है ना, तो मुझे कभी इनके ऊपर ये यकीन नहीं होता कि ये अपना जाती डिसीजन लेंगे। अच्छा, मैं इतने महफूज जुमला कह सकता हूँ सही। कि मुझे नहीं कभी भी लगा कि ये कोई जाती डिसीजन ले सकते, और वो ही पीपल्स पार्टी। और आखिरी बस एक जुमला सुनने, फिर आपका प्रोग्राम का टाइम नहीं रहेगा। PTI पे जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं ना कि वो नहीं बैठते, तो अचक ज़ई के साथ नहीं बैठे थे क्या? वो क्या कहते हैं, राजा नासिर अब्बास के साथ नहीं बैठे थे क्या? फजलुर रहमान से कांटेक्ट में नहीं है? हम ये क्यों समझते हैं कि बैठना सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ ही बैठना होता है? वो बाकी सियासी जमातों के साथ बैठे, और उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग से अलहदगी इख्तियार की तो उसकी कीमत अदा की है और उस पर खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनके सबसे बड़ा कारनामा है कि वो अपने असूलों के ऊपर खड़े हैं, असूलों पे झुके नहीं। बिल्कुल इंटेंशन मौजूद है PTI में मुज़ाकरात की, देखना ये कि गवर्नमेंट इसको कैसे रिसीव करती है। बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब, ईसार राना साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।